सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के क्या जजमेंट है। एक अच्छा जजमेंट मिलता है जिसकी हम वाहवाही करते हैं, उसके आड़ में 99 जजमेंट्स हैं जो आपके हकूक ले जा रहे हैं। आपका नाम आपका ईमान है, आपका नाम आपका आईडी कार्ड है, उसके बूते पे आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। इस्लामोफोबिया किस हद से फैल रहा है। इस्लामोफोबिया का अर्थ होता है मुसलमानों से नफरत। एक दूसरे की बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के दुख में शिरकत करने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, एक दूसरे के लड़ाई में कंधा लगाने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। तो मोदी को और भागवत को क्यों हम, कसूर हमारा ही है। शुक्रिया। इस हॉल में अगर कोई ईसाई भाई है तो हाथ उठाइएगा। शाम को प्रेस क्लब में मैं आपको मुफ्त में डिनर दूंगा। ऐसा होता है। तो आप लोगों ने कभी ईसाई नहीं देखा होगा तो आज देख लीजिए, ऐसा होता है। अब कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि यहाँ पर कोई ईसाई नहीं है, और अगर पगड़ी देख के ही सिक्की जानी जा सकती है तो यहाँ पे कोई सिख भी नहीं है स्टेज के अलावा। माफ कीजिएगा, 2 सिक्के और एक ही काफी होता है, 1.25 लाख होता है। एक दूसरे की बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के दुख में शिरकत करने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, एक दूसरे के लड़ाई में कंधा लगाने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। तो मोदी को और भागवत को क्यों हम, कसूर हमारा ही है। और अभी स्टेज में बड़े बड़े लोग बोले, कई मेरे दोस्त हैं और कुछ दोस्त तो बहुत पुराने हैं, 50 साल से तो मैं इन्हीं को जानता हूँ। सभी ये कह रहे हैं कि जब भी हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो अहम चीज़ों से मुद्दा हट जाता है, नज़र हट जाती है। आपने लगाया मौजूदा परिस्थितियों में हमारे कर्तव्य, इंग्लिश में कोर्स आपका दिया, और ड्यूटीज इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांस। किसी ईसाई के लिए, किसी मुसलमान के लिए, और अगर मैं ठीक कहूँ किसी सिख के लिए, इससे बड़ी ड्यूटी क्या है कि जिंदा रहे, किसी तरीके से इस देश में जिंदा रहे, ताकि बाहर वाले कह सके कि देश सेक्युलर देश है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं। कैसा देश होगा ये जिसमें मुसलमान ना हो। और अक्टूबर आ गया है, 84 की बात आएगी, कैसा देश होगा ये यहाँ पे कोई सरदार ना हो, जब लंदन में ज़्यादा सरदार हो और दिल्ली में कम। इसमें ऐसा क्या हो सकता है? क्योंकि मैंने 84 भी देखा है, 92 भी देखा है, 2007 भी देखा है। यहाँ पर कत्लेआम होते नहीं हैं, मगर हो चुके हैं, ये हम जानते हैं। और जहाँ पे हो चुके होते हैं, कल 7 तारीख है, 7 अक्टूबर। आप बेटा, बड़े काम की बात है, यूपीएससी एग्जाम में आएगी। सुनिए, कल 7 तारीख है, 7 अक्टूबर। कल के दिन गाजा की जंग शुरू हुई थी। कल क्या होगा? आज की रात बेरूत में लोगों के लिए, गाजा में लोगों के लिए, तेल अवीव में यहूदियों के लिए, और बाकी इलाके में, तेहरान में
कयामत की रात है, कल कुछ भी हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 कल छूट सकता है। हिंदुस्तान इजराइल को हथियार भेज रहा है और उसमें रोक नहीं रहा है बिल्कुल, कहने के बावजूद हम भी उसके घेरे में आ सकते हैं। और परसों अगर हम मर गए तो आज का ये झंडा तो ऐसे लग जाएगा। हिंदुस्तान में गाज़ा के लोगों के लिए जो आवाज़ आनी चाहिए थी, जो आंसू पड़ने चाहिए थे, नहीं पड़े। पार्लियामेंट में नहीं पड़े, पार्लियामेंट के बाहर नहीं पड़े, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पड़े, पढ़ने चाहिए थे। दूसरे के दुख में रोना अच्छी बात है, इंसानों की बात है, शरीफ लोगों की बात है। उससे पता लगता है हम कितने पानी में हैं, कितनी तेज़ी से हम अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे बुजुर्गों ने दी है। अम्बेडकर साहब की चेयरमैनी में बाकी लोगों की भी शिरकत थी। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आधी चीज़ें उसमें से निकाल दी गई। लोग बोलना नहीं मांगते, आधी चीज़ें वहाँ पे निकाल दी गई है और बाकी चीज़ें कल निकल जाएंगी। ट्राइबल्स को अपनी ज़मीन का हकूक मणिपुर में लॉ पास करने के बाद कि वहाँ से हट सकता है, भारत के ट्राइबल्स का, आदिवासियों का अपनी ज़मीन, अपने जंगल, अपने पानी का जो छापा पड़ रहा है, आपने अदानी का नाम लिया, उन्हीं की वजह से पड़ रहा है। ये बहुत खतरे की बात है, उसको हमको लड़ना चाहिए। इस्लामोफोबिया किस हद से फैल रहा है? इस्लामोफोबिया का अर्थ होता है मुसलमानों से नफरत, कुरान से नफरत, अल्लाह मियाँ से नफरत। कल राज में लाखों, कट्टा कहते हैं जिसको, भैंस का बच्चा कत्ल होंगे, क्योंकि एक त्यौहार है नेपाल में। 50 कहते 50 लाख, 5 लाख तो काट ही देते होंगे। किसी की आवाज़ नहीं आई कि आप हत्या बंद कर दो, कद्दू काटो, मूली काटो, गाजर काटो, कोई नहीं बोल रहा है। पाक साफ लोग कोई आवाज़ नहीं कर रहे। हर चीज़ में आ गया है। नौकरी की बात, मैं 3 मुद्दे चल रहे हैं। नौकरी की बात है कि नौकरी से मुद्दा हट जाता है अगर आप धर्म की बात करें। मुसलमानों पर कहर हो रहा है, ईसाइयों पर कहर हो रहा है, सदारों पर कहर हो सकता है। उससे आप मुद्दा नौकरियों से हटा लेंगे। नौकरियों में क्या हो रहा है ये मैं नहीं कह रहा, टेस्ट किया हुआ है। अगर आप एप्लीकेशन देते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन और आपका नाम जॉन है या मोहम्मद है, तो लोगों को पता लग जाता है कि ए, आप आदमी हैं, औरत नहीं है, बी, आप मुसलमान या ईसाई हैं, हिंदू नहीं है, सरदार नहीं है, जैन नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, पारसी नहीं है। आपका नाम, आपका ईमान है, आपका नाम, आपका आईडी कार्ड है, उसके बूते पे आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, टॉस है। आपका क्या विचार है? अगर 100 नौकरी होंगी और आप 15% हैं तो कितनी नौकरी आपको 100 में से मिलेगी? अगर एक भी मिल जाए तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। मोहतरमा वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिस कानून के अंतर्गत माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए एजुकेशन रिजर्व थी कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, आप जामिया मिलिया बना सकते हैं, आप एंग्लो अरेबिक स्कूल बना सकते हैं। उस कानून का क्या हुआ? जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था आज से 60 साल पहले, 60 साल पहले, उस वक़्त इतने ईसाई नहीं थे कि पूरी सीट्स ले पाए, बहुत हिंदू थे, और जो अमीरों का कॉलेज था सारे राजा महाराजा थे। अभी कानून ये है कि किसी ईसाई कॉलेज में या किसी ईसाई स्कूल में 50% सीट्स आपको गैर ईसाइयों के लिए रखनी पड़ेगी, 50 से ज़्यादा नहीं रख सकते। ईसाई कॉलेज में
आपको ईसाइयों के लिए सिर्फ 50% सीट से, और यही बाकी जगह हाल है, क्योंकि ये कानून है भारत का। रिजर्वेशन ऐसा अब चलती है एजुकेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो और भी क्या है, मैनेजमेंट कमिटीज में आपको लोकल वीआईपी रखने पड़ेंगे, और मध्य प्रदेश में सारे लोकल वीआईपी 100% आरएसएस के हैं। तो ईसाई कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी में आरएसएस करेगा, आरएसएस डिसाइड करेगा कौन सा टीचर चाहिए, कौन सा टीचर नहीं चाहिए। आरएसएस वैसे भी कह रहा है कि क्रिश्चियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपको माँ सरस्वती की स्टैचू लगानी चाहिए। हमको ये देख के चलना है कि भारत जो राष्ट्र है ये संविधान से पहले भी था। संविधान ने उसको कोडिफाई किया एक तरीके से कह सकते हैं। संविधान से पहले भी था, भाईचारे पे था, लड़ाई झगड़े होते थे, सॉल्व हो जाते थे, भूल जाते थे। उसको हम लोग अंग्रेजी में डायलॉग ऑफ लाइफ कहते हैं। इकट्ठे रहते थे उसी मोहल्ले में, उसी कॉलेज में पढ़ते थे, उसी क्लब में जाते थे, उसी नल का पानी पीते थे। उस डायलॉग ऑफ लाइफ से जो सोहबत बनी थी, जो भाईचारा बना था, अटूट था एक तरीके से, उसको तोड़ने में बहुत लोगों की बहुत ताकत गई है। अभी भी पूरा तोड़ नहीं पाए हैं, तभी हम लोग यहाँ पे बैठ के हम बात कर सकते हैं। उसको कैसे हम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के जो अंग है, जो आपने बताया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंग है, उनका क्या हाल हो रहा है? आप चंद्रचूड को कहते हैं कि ये गणेश की पूजा में चला गया या मोदी को घर बुलाया, तो बहुत छोटी बात है। जब चंद्रचूड बने थे चीफ जस्टिस, तो इनके पुराने जो रिकॉर्ड थे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी, हम लोग बहुत जोश में थे कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमको, सारे अपने पीआईएल इनके राज में लगा दो, अच्छा डिसीजन मिलेगा। नहीं मिला। इनके राज में मेरा दोस्त फादर स्टैन स्वामी, कह सकते हैं आप, सिसक के जेल में मरा, 84 साल। कोविड भी हो गया था, उसकी बेल एप्लीकेशन नहीं थी, क्योंकि ये कह रहे थे कि उनको सड़क पर छोड़ने से मोदी की जान को खतरा है। कानून का एक अंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें बात होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के क्या जजमेंट है? एक अच्छा जजमेंट मिलता है जिसकी हम वाहवाही करते हैं, उसके आड़ में 99 जजमेंट्स हैं जो आपके हकूक ले जा रहे हैं। आपके बेहद कीमती हकूक आपके वो फेंक रहे हैं। दूसरा अंग है पार्लियामेंट का। यहाँ पे पहले 4 पार्लियामेंटेरियन थे, अभी 2 हैं। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? राज्यसभा की बात की, राज्यसभा का चेयरमैन, भारत का उपराष्ट्रपति, जितना भाजपा का और आरएसएस का मेंबर वहां से बैठ के बोलता है, कोई कार्यस्थल किसी ने नहीं बैठा। अपने आप को मेंबर डिक्लेयर करता है, इन लोगों को बैठा देता हाथ ऐसे करके, जैसे बच्चों को स्कूल में डांट रहे हो। तो पार्लियामेंट के बाहर जाते ही जिस बदतमीजी से बोलता है माइनॉरिटीज के खिलाफ और बाकी जनों के खिलाफ, कोई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का लुच्चा लफंगा भी ऐसे बात नहीं करेगा। तो यही हाल हमारे स्पीकर का है। तीनों अंग जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं टोटली पेनिट्रेट हो गए हैं। और चौथा अंग जो प्रेस का है, इसमें हम 2 नुमाइंदे थे यहाँ पर। मैं 55 साल से पत्रकार, 55 साल कम नहीं होता है। जब इंदिरा गांधी हटी 1977 में, भारत का विदेश मंत्री बना अटल बिहारी वाजपेयी, भारत का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना लाल कृष्ण आडवाणी, आरएसएस का बहुत बड़ा नेता, भाजपा का द्वितीय नंबर का नेता। उसने हिंदुस्तान के हर अखबार में, जिसमें नेशनल हेरल्ड भी है, अपना एक नुमाइंदा 77 में लगा दिया। छोटी से छोटी नौकरी पे लोग कहते थे चलो चल जाएगा, ट्रेनी है। वो सारे लोग आज संपादक हैं। 40 साल में वो असिस्टेंट ट्रेनी से लेके अब संपूर्ण संपादक हैं। और रिटायर होने के बाद हर चेयरमैनशिप उन लोगों के हाथ में है।
अंदर से खोखला करके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्तंभ थे कैप्चर हो गए हैं। किनसे लड़ेंगे आप? यहाँ पे आप कह रहे हैं कोई नहीं है सुनने के लिए, देखने के लिए, क्यों आएगा आप? मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। देर से आया उसके लिए दूसरी माफ़ी मांगता हूँ। मगर एक बात आप याद रखिएगा कि सिर्फ ये कह के कि लड़ाइयाँ खाने की है, लड़ाई रोटी रोज़ी, नौकरी, खेत, पानी, ये सब लड़ाइयाँ हैं, मगर आपकी ज़िंदगी की लड़ाई, आपकी आइडेंटिटी की लड़ाई, आपका मुसलमान होना, आपका सिख होना, आपका ईसाई होना, आपका पारसी होना, ये आइडेंटिटी की लड़ाई है। आज अफ्रीका से लेके अमेरिका तक सारा काला आदमी, मेरे जैसा काला नहीं, जो अफ्रीकी काला है, खुश है कि हैरिस, कमला हैरिस शायद अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाए, हो सकता बन जाए, क्योंकि अमेरिका में और अफगानिस्तान में भी रेस, काला सफ़ेद बहुत अहम चीज़ है। लोग जहाँ पे दो काले आदमी किसी कॉलोनी में आकर मकान ले लेते हैं, सारे सफ़ेद वहाँ से भाग जाते हैं और 2 महीने में, 1 साल में वो कॉलोनी ही काली कॉलोनी बन जाती है। रेस बहुत अहम बात है। हिंदुस्तान में आप माफ़ कीजिए, ईसाई भी बन जाए, आप सरदार भी बन जाए, मैं मुसलमान की बात नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि आप अपनी असलियत खुद जानते हैं उससे ज़्यादा। कास्ट धर्म से आगे जाती है। धर्म, हमारे सब धर्म कास्ट की वजह से भ्रष्ट हो चुके हैं। उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। और जो दूसरे मजबूर, गरीब, कमज़ोर औरत, आदमी, बच्चे अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ कंधा मिलाइए, उनके आंसुओं में बोलिए। आप खुद नहीं लड़ सकते, ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, तो कहिए हम आपके साथ हैं, आपका वो शुक्रिया अदा करेंगे। क्योंकि जब उस पर बात आएगी तब ये लड़ाई हमारी सामूहिक लड़ाई रहेगी, इंटेलेक्चुअल लड़ाई नहीं रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई नहीं रहेगी। ये देश को बचाने के लिए, देश के बाशिंदों को बचाने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए, उनकी आइडेंटिटी बचाने की लड़ाई रहेगी, जो बहुत बहुत अहम लड़ाई है, बहुत जोर की लड़ाई है। वही लड़ाई अगर आप दोबारा देखें हिस्ट्री में, गांधी यही लड़ाई लड़ रहे थे, आइडेंटिटी की लड़ाई। जो आज़ादी उसका भाग होता है, गुलाम की आइडेंटिटी नहीं होती है, सिर्फ आज़ाद आदमी की आइडेंटिटी होती है। ये बात मानिए। एक बार फिर मैं लेट आने के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और जो पुट थोड़ा सा गुस्से का रहा उसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। शुक्रिया।